दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIVH हलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज आप जानेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली शारीरिक दिव्यांगजनों यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से प्रभावितों के लिए कृत्रिम अंग तथा सहायक चलन उपकरण प्रदान करता है। साथ ही साथ शरीर के अन्य अंगों में चोट, दर्द, अकड़न या मोच जैसी समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए भी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑर्थोटिक्स तथा प्रोस्थेटिक्स की सेवाएं भी संस्थान में उपलब्ध हैं। संस्थान में बाल रोगियों के उपचार के लिए भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ का क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर 6 साल की उम्र तक के बच्चों को क्लिनिकल सर्विसेज उपलब्ध करवा रहा है। यदि आप भी संस्थान के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो संस्थान की वेबसाइट www.iphnewdelhi.in पर विजिट करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ऑटोनोमस बॉडी है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को स्वावलंबी बनाकर उनके शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है, ताकि वो भी अपनी क्षमता के अनुसार समाज में भागीदारी कर सके। और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान 3 मेजर प्रोग्राम्स चलाता है: शैक्षिक कार्यक्रम, क्लिनिकल या पुनर्वास सेवाएं और कोऑर्डिनेशन या समुदाय आधारित पुनर्वास। इन सब के साथ साथ दिव्यांगजनों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व व्यावसायिक परामर्श देना भी संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। आइए और विस्तार से संस्थान के बारे में जानकारी लेते हैं AMR सुरेश सर से। आप संस्थान में वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। हम सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे। मैम, मेरा नाम AMR सुरेश है। मैं वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली से, और आपके चैनल के माध्यम से, रेडियो दून के माध्यम से आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट की मेजर फंक्शनिंग्स क्या है। मैम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज 50 साल प्लस का आगे हिस्ट्री कैरी करता है। जहां पर हमने जब शुरुआत की थी उस समय पे ये सिर्फ और सिर्फ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। आज हम उससे आगे बढ़कर कई और एरियाज में भी काम करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं मेजरली हमारे फंक्शनिंग को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना पसंद करूंगा, जिसमें से पहला कैटेगरी होगा एकेडमिक फंक्शन या एकेडमिक काम, और दूसरा फंक्शन होगा क्लिनिकल या रिहैबिलिटेशन काम, और तीसरा काम होगा हमारा कोऑर्डिनेशन या लाइजनिंग काम। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल काम ही नहीं, बल्कि हम ग्रास रूट लेवल पे या हम आके फील्ड में भी जाके काम करते हैं, जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का भी नाम देते हैं। जी, तो सर, जैसे आपने बताया कि एकेडमिक सिस्टम भी एक डेवलप्ड है, तो उसके बारे में बताइए कि कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है उसमें एडमिशन के लिए। जी मैम, जब मैं एकेडमिक सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो हमारे यहाँ पर कॉलेज में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज अवेलेबल हैं।
एकेडमिक्स को मैं 4 एरियाज में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला ये है कि हमारे यहाँ पर मॉडल इंटीग्रेटेड स्कूल हैं, जो स्कूल पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक का क्लासेस ऑफर करते हैं, और ये क्लासेस हमारे एमसीडी दिल्ली से रिकॉग्नाइज हैं, जहां पर जो फिजिकली हैंडीकैप, जिसको मैं दिव्यांगजन बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, दिव्यांगजन बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और इनका करिकुलम एमसीडी स्कूल के करिकुलम के जैसे ही है। और हर एक बच्चे जो भी यहाँ पर एनरोल होते हैं, इनको 1st to 5th ग्रेड तक का क्लासेस लिए जाते हैं, और उसके बाद उनकी कन्वीनियंस या उनके नियर बाय लोकेलिटी के हिसाब से उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर फर्दर एजुकेशन, जिसका मतलब है इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन के लिए हम प्रोत्साहन देते हैं। क्या अब दूसरा विशेषताएं जब हैं मैं सर, इन स्कूल्स की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं इन्हें बाकी स्कूलों से अलग करती हैं? मैम, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि उनको कोई और भी डिसेबिलिटी, जैसे हल्का सा जिनको समझने में, लिखने में, पढ़ने में, जिसको हम ऑटिस्टिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जिसको नॉर्मली दूसरे स्कूल्स में आके नॉर्मल या मेन स्ट्रीम स्कूल में जिनका एडमिशन में दिक्कत होती है, उन बच्चों को भी हम यहाँ पर एनरोल करते हैं। इसकी शुरुआत अगर आप मेरे से पूछेंगे, हम इसे 1982 से चलाते हैं, जो पहले 125 प्लस के कैंडिडेट्स एनरोल्ड थे। अभी रिसेंट हमारे पास ऑलमोस्ट 65 प्लस आके जिसमें स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर ऐसा है, हमारे पास 6 टीचर हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड हैं। और हम अगर अपने स्कूल की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करें, तो मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि हमारे स्कूल से निकले हुए बच्चे आज एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, और हमारे स्कूल से निकले हुए बच्चे डॉक्टर्स हैं, और हमारे स्कूल के अभी करंट बैच के कुछ बच्चे जो अपने ग्रेजुएशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस भी परसू कर रहे हैं। तो इसे मैं अपनी सक्सेस स्टोरी में जरूर ऐड करना पसंद करूंगा। स्पेशलिटी ये है मैम कि यहाँ के बच्चे जो एनरोल होते हैं, इन लोगों को राइट टू एजुकेशन का कंप्लीट मतलब बताया जाता है, जहां पर इनके स्कूल के बुक्स, इनके स्टेशनरीज, इनका यूनिफॉर्म, इनका ट्रांसपोर्टेशन, इनका मिड डे मील और बाकी जो भी सुविधा नॉर्मली आके गवर्नमेंट जिसे नोटिफाई करता है टाइम टू टाइम, ये सारे ही सुविधाएं दिए जाते हैं। और ये बच्चे हर एक तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन को बाहर रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे कि किसी भी तरीके का जैसे डे आता है, चाहे वो नेशनल लेप्रेसी डे हो या नेशनल ऑटिस्टिक डे हो या नेशनल डिसेबिलिटी डे हो, इनकी तरफ से उनका कंट्रीब्यूशन में 100% हमारा संस्थान इनको सपोर्ट करता है, और हम बेटर तरीके से इसको डिस्प्ले भी करते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया आपने सर ये बात बताई। इसके बाद सर आप अगला बता रहे थे कि आप 4 कैटेगरी में एकेडमिक्स को डिवाइड कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट जी कैटेगरी मैम, क्या है? जी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में है बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, और हमारे पास मास्टर प्रोग्राम जिसमें मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स भी है, और ये चारों ही कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब ऐसे मैं बता सकता हूँ कि जो भी बच्चा अपना 12th ग्रेड जिसने कंप्लीट कर ली है, और मेजॉरिटी या तो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हिसाब से जिनका 50% का मार्क हो, या जहां पर हम आके डिसेबल्ड कैंडिडेट्स या SC ST जो माइनॉरिटी के अंदर हम जो रखते हैं, उनके हिसाब से इनका जो परसेंटेज है वो रिलैक्स्ड है, 40% एंड 45% के हिसाब से रिलैक्सेशन है, और इसका सारा डिटेल आपको हमारे वेबसाइट के थ्रू मिल सकता है। ये बच्चे जब यहाँ पर CET एग्जामिनेशन देते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको क्वालिफाई करने के बाद इनका एडमिशन जिस फील्ड में या जिस स्ट्रीम में चाहते हैं उस स्ट्रीम में इनका एडमिशन हो सकता है। अब जब ये एडमिशन लेते हैं तो इनको 4+ हाफ ईयर का के टोटल स्केड्यूल होता है, जिसमें से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इनका इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई होता है, और इसमें से भी थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इनका इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई के साथ साथ इनका क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होता है, जिसके लिए हम 15+ हॉस्पिटल्स और 15+ रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ हमारा टाई अप है, जो अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस हमारे साथ भी और बाकी इन 15+ इंस्टीट्यूशन जिसके साथ हमारा MOU साइन है, वहां पर भी जाकर अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस या ट्रेनिंग लेते हैं। इससे ज्यादा ये है कि यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर भी चेंज होती है, जिसमें से फर्स्ट ईयर में इन बच्चों को 50,000 रुपीज का इनको आगे एडमिशन फी लगता है, जो प्रोग्रेसिवली कम होता है, जैसे कि सेकेंड ईयर में 35+, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में 25,000+ रुपीज का इनका फी स्ट्रक्चर है, जो आपको हमारे वेबसाइट से मिल सकता है।
और साथ ही साथ जब ये अपना इंटर्नशिप या रोटेटरी इंटर्नशिप जब करते हैं उस समय पे इनका स्टाइपेंड का भी प्रावधान है। स्टाइपेंड आज तक का फाइनेंशियल ईयर 2022 तक का 8,000 रुपए प्रति महीना मिलता था, जिसको हमारे मिनिस्ट्री ने, और इसका पूरा आगे श्रेय जाता है हमारे सेक्रेटरी साहब को, जिन्होंने अब इस स्टाइपेंड के अमाउंट को इंक्रीज करके 12,000 रुपए किया हुआ है पर मंथ, जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर से। तो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, इनका अगर आप बाकी कॉलेजेस के साथ इनका फीस स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे तो सबसे कम फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, और जो स्टाइपेंड अमाउंट इनको मिल रहा है, ये स्टाइपेंड अमाउंट बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं पर भी इसका प्रावधान नहीं किया गया है। और हाँ, क्योंकि हमने मॉडल इंटीग्रेटेड स्कूल के बारे में बताया गया है, इस साल से, इस फाइनेंशियल ईयर से उसका भी आके रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चालू है। हो सकता है कि ये आगे जाके कोई और नए शेप में हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नई शुरुआत के लिए। जी सर। धन्यवाद मैम। जी, तो एकेडमिक सेशन में हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि आगे कोर्सेज हो गए। जब बात आती है सर ये स्टूडेंट्स को तैयार करने की, तो क्या आपके यहाँ ओपीडी सर्विसेज के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो भी हैं और वो कैसे है? जी मैम, यहाँ पर जब हम क्लिनिकल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, अदर देन एकेडमिक हमारे पास क्लिनिकल सर्विसेज भी है। जब मैं क्लिनिकल सर्विसेज की बात करता हूँ, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच, और हमारे पास क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जिसको हम CVEIC के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी हम अटेंड करते हैं। यूं तो हमारा नाम शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान है। यहाँ पर शारीरिक के अलावा हम बाकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या हम किसी भी तरीके का हियरिंग या स्पीच डिसऑर्डर्स, या जहां पर हमें आके मेंटेशन इश्यूज या मेंटेशन डिसेबिलिटी में जहां पर हम आके मेंटली रिटार्डेड कहें या मेंटल इश्यूज कहें, इन सारी चीजों को भी हम अटेंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोफेशनल्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, स्पीच एंड हियरिंग स्पेशलिस्ट, और हमारे पास पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और हमारे पास आयुर्वेदा और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी प्रावधान है। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इनको जिस तरीके का ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से इनको रेफरल दिया जाता है, और ये पेशेंट्स यहाँ पर उस रेफरल के हिसाब से अपना इलाज करवाते हैं। इससे अधिक जब भी हमें किसी भी तरीके का आउट इंस्टीट्यूशनल रेफरल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में स्थित है, और हमारे इंस्टीट्यूशन के बहुत ही करीब दिल्ली गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी है। जब भी हमें किसी भी तरीके का रेफरल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, या हमें इस पेशेंट को किसी और स्पेशलाइजेशन के पास भेजने की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से रेफर भी करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम वहां के पेशेंट्स भी यहाँ पर एज अ रेफर्ड पेशेंट लेके उनका भी इलाज करते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। सर इसमें एक बात और हम थोड़ा गहराई से जानना चाहेंगे कि विषय विशेषज्ञ जो आपके पास होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट होते हैं, सर वो किस तरह की दिव्यांगता को ज्यादा केटर करते हैं? मैम, यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी का नाम देते हैं, यहाँ पर मेजरली हम इनको अटेंड करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास किसी लिम्ब बनाने के लिए आते हैं, तो वो थ्रू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन या डॉक्टर्स असेसमेंट, जिस तरीके का उनको आके प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स की जरूरत पड़ती है, उसे बनवा के हम डिलीवर करते हैं। उसके साथ साथ उनका ड्यूरिंग फिटमेंट एंड आफ्टर फिटमेंट जिस तरीके का उनको फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है, उसका भी प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग दोनों ही हम आगे कराते हैं। अगर कोई बच्चा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से आता है, जिनका स्पीच इम्पेयर्ड होता है या जिनका हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, वो थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जाके अपना स्पीच एंड हियरिंग के ऊपर आके काम कर सकता है। अगर कोई बच्चा जिसको स्कूल में एडमिशन लेनी है, मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन लेनी है, और जिसके लिए उसका आके IQ लेवल चेक करना है या उसका आके मेंटल कंडीशनिंग आके चेक करवानी है, ये थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनका असेसमेंट होता है और उनको सर्टिफाई भी किया जाता है। सिर्फ ये नहीं है, हम आजकल 0 ईयर to 6 ईयर के बच्चे तक को भी हम अटेंड करते हैं,
through our CDEIC center. Adults and geriatric, including women और चिल्ड्रन, ये सब तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन 0 to 6 ईयर के लिए भी स्पेशल केयर दिया गया है और जिसे हम CDEIC के थ्रू हैंडल करते हैं। सर बहुत अच्छे से आपने इस बात को बहुत ही क्लैरिटी से आपने बताया, पर हम बस ये थोड़ा सा चाहेंगे कि जो ये आपकी सर्विसेज हैं, अगर हम एक आम आदमी की भाषा में कहें कि उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है और फिर आपके यहाँ आके किस तरह का उन्हें समाधान और इलाज आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किसी के मान लीजिए पैरों में कुछ दिक्कत है और फिर वो आपके पास आकर वो दिखाएं, तो थोड़ा आम इंसान की भाषा में हम इस बात को और थोड़ा समझना चाहेंगे आपकी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए सर। जी मैम, हमारे पास पेशेंट्स किसी भी तरीके का इलनेस लेके आ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट जिसके कंधे का दर्द है लेकिन इससे पहले उसने किसी डॉक्टर को अभी तक का कंसल्ट नहीं किया हुआ है, जिसको हम फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस कहते हैं, वो भी सीधा हमारे पास आ सकते हैं बिना किसी रेफरल के। जब वो पेशेंट हमारे यहाँ पर आता है तो हम अपने असेसमेंट रूम से उनका पहला चेकअप करते हैं और जिस तरीके का सर्विस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स हो, उसके हिसाब से उनको रेफर किया जाता है। वहां पर उनका डिटेल चेकअप होता है और उस तकलीफ का इलाज उनको आगे किया जाता है, जिसमें अगर उनको सिर्फ दर्द है तो दर्द का इलाज किया जाएगा। दर्द के साथ साथ अगर उनको किसी भी तरीके का सपोर्ट या एड्स एंड अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है तो उनको एड्स एंड अप्लायंसेस भी दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी आके रूल या गाइडलाइन बना हुआ उसको हम सही ढंग से फॉलो करते हैं। अगर वो फ्री में देने के लिए एलिजिबल बैठते हैं तो उनको फ्री में दिया जाता है, या गवर्नमेंट रेट के हिसाब से अगर वो उसमें एलिजिबल बैठते हैं तो उनको गवर्नमेंट रेट देके उस एड एंड अप्लायंस को उनको खरीदना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिन्होंने अपना घुटना रिप्लेस करवाया हुआ हो और उनको घुटना रिप्लेस करने के बाद वो अभी तक अपना फुल पोटेंशियल एक्टिविटी पे नहीं पहुंच पाए, तो वैसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं जिनको पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन के लिए आते हैं, जिसको हम रेस्पिरेटिव थेरेपी का नाम देते हैं। अगर वो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनका फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि उनको जिस तरीके की एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है हर एक एज के हिसाब से और हर एक सर्जरी के हिसाब से उनका एक फंक्शनल एक्टिविटी या फंक्शनल लेवल होता है। उस लेवल को बिल्डअप करते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू इलेक्ट्रोथेरेपी, थ्रू प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स एंड थ्रू रिक्रिएशनल थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी या वर्क हार्डनिंग थेरेपी, व्हिच इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो उसको भी हम आके मैनेज करते हैं। कई बार ऐसे भी हमारे साथ होता है कि पेशेंट आता है जिसको कोई अंदरूनी बीमारी होती है, जहां पर मैं अंदरूनी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उसके अंडरलाइन एक डिजीज है और वो डिजीज पेशेंट को पता ही नहीं। तो वो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, असेसमेंट में हमें पता चलता है कि वो पेशेंट एक डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में जाना चाहिए और हमारे पास सर्जरी का कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो वैसा सिचुएशन में हम उनका डिटेल चेकअप करके उसमें जो भी फाइंडिंग है, ताकि एक सर्जन उसको इजीली समझ सके, उनको उस फाइंडिंग के हिसाब से लिख के हम उनके नियर बाय हॉस्पिटल जो भी है, जो उनके घर के पास जो भी हॉस्पिटल है, हम वहां पर उनको रेफर करते हैं ताकि पेशेंट का समय बर्बाद ना हो और वो पेशेंट अपना कंप्लेंट बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत भी ना पड़े और हमारे नोट से वहां के सर्जन उसको समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके का इलाज की फर्दर जरूरत पड़ती है। तो ये सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो मेजरली हम फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस, रेफरल सर्विसेज और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, ये तीनों ही प्रोवाइड करते हैं। जी, बहुत अच्छे से सर आपने इस बात को बताया। सर कौन कौन से असिस्टिव डिवाइसेस आपके माध्यम से मरीजों को प्राप्त हो सकते हैं, या कौन से असिस्टिव डिवाइसेस आप देते हैं मरीजों को? मैम, यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स भी हैं जो इन कोऑर्डिनेशन विद अलिम्को कानपुर के थ्रू करते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स दो तरीके के एड्स एंड अप्लायंसेस में डील करता है। एक ऐसा एड्स एंड अप्लायंस जो डायरेक्ट एडिंग स्कीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है और दूसरा है जिसको हम कस्टम मेक करते हैं। जैसे कि चाहे आप अपर लिम का कोई एक प्रॉब्लम ले लीजिएगा या लोअर लिम का कोई एक प्रॉब्लम ले लीजिएगा, या कोई भी एक ऐसा पर्सन जो 80% एंड अबाउट डिसेबल्ड है, जो बिल्कुल भी चल नहीं सकता है, जिसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है या ट्राईसाइकिल की जरूरत पड़ती है या क्रचेस की जरूरत पड़ती है, तो जितने भी आके नॉमेनक्लेचर्ड एड्स एंड अप्लायंसेस जो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, वो हमारे पास भी अवेलेबल है।
हम इसके अलावा यहाँ पर 3D प्रिंटिंग का भी आके टेक्नोलॉजी लेके आए हुए हैं। हम कैड कैम का, जो एक कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, उसका भी हमारे पास प्रावधान है। तो जिस तरीके के पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका असेसमेंट और उनका फ्यूचर आउटकम क्या होना चाहिए, इसको चेक करके उनके हिसाब से कस्टम मेक एड्स एंड अप्लायंसेस भी बनाते हैं। अगर आप कुछ नाम पूछेंगे तो वो ऐसा होगा: अपर एक्सट्रीमिटी में अपर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस, लोअर एक्सट्रीमिटी में लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस, चलने के लिए क्रचेस, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, और अगर किसी भी तरीके का फुटवेयर में मॉडिफिकेशन करनी हो वो, और अगर लोअर लिम्ब के लिए किसी भी तरीके का कैलिपर बननी हो, जैसे कि HKFO बनना है, KFO बनना है, KO बनना है, AFO बनना है, जो कन्वेंशनल टाइप हो या जो कस्टम मेक टाइप हो, जो प्लास्टिक मटेरियल में बनता है, ये सारे ही चीज हम यहाँ पर बनाते भी हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और जो रेडीमेड आइटम्स हैं, जिसमें हम चाहे सर्वाइकल कॉलर हो या लंबर कॉलर हो, ट्राईसाइकिल हो, क्रचेस हो, ये सारी चीजें जो रेडीमेड आता है एलिम्को से, जिसका असेंबली और फिटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जिसकी जरूरत पड़ती है, उसे भी हम बना के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 तरीके से होता है, या तो कैंप के थ्रू करते हैं, या जो इंस्टीट्यूशन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका भी चेकअप करके उनको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप शायद सुन के थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा कि हम कितने तक का करते हैं। हम नॉर्मली एक साल में 6 से 7 कैंप करते हैं, जिसमें पर ईयर 1500 प्लस एड्स एंड अप्लायंसेस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और 300 प्लस पर कैंप या 300 प्लस पर एनम हम पेशेंट्स बेनिफिशियरीज भी हम आके अटेन करते हैं ऑन एनुअल बेसिस। तो ये हमारा अभी तक का अचीवमेंट रहा है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, बहुत बढ़िया बात आपने ये बताई। तो सर, ये आपके यहाँ से किसी भी तरह की सर्विस अवेल करने के लिए या कोई एड्स एंड अप्लायंस को अवेल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? मैम, एडिप स्कीम अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो होता है पेशेंट का आधार कार्ड, पेशेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पेशेंट का फोटोग्राफ, जो कंप्लीट फोटोग्राफ और जहां पर उस डिसेबिलिटी को शो किया जाता है, और मेनली उनका जो फाइनेंसेस है, जिसका मतलब है कि उनका जो इनकम है, इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और जब भी पेशेंट यहाँ पर किसी भी तरीके के एड्स एंड अप्लायंसेस की जरूरत को लेकर आते हैं तो उनको रिसेप्शन में ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो चेकलिस्ट बना के दे दिया जाता है, ताकि पेशेंट इन सारी चीजों को लेके आए, और उनका असेसमेंट होने के बाद जिस तरीके का उनका एड्स एंड अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट जहां पर उनके पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होती है या वो डिसेबल्ड नहीं होते हैं, वैसे सिचुएशन में जब पेशेंट आते हैं तो बिना किसी सर्टिफिकेट या बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी उनका सिर्फ आधार कार्ड नंबर के थ्रू हम उनका असेसमेंट करके जो गवर्नमेंट रेट्स होते हैं उस रेट के हिसाब से उनको एड्स एंड अप्लायंसेस देते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि कितना % होता है, कितने दिव्यांगजन आपसे अप्रोच करते हैं और कितना जनरल पब्लिक अप्रोच करती है? मैम, जितने हमारे पास पेशेंट्स पर डे वॉक इन करते हैं, इसके हिसाब से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि नियरली 40% हमारे पास दिव्यांग जन आते हैं और 60% नॉर्मल पेशेंट्स आते हैं। जो 40% दिव्यांग जन आते हैं, जो एडिप स्कीम के अंडर फॉल करे, उनका जो मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 40% होना चाहिए, जिससे इन लोगों को ये एड्स एंड अप्लायंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर एडिप स्कीम दिया जा सकता है। और जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो डिसेबल्ड नहीं है और जिनके पास 40% ऑफ डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेशन नहीं होता है, उनको एडिप स्कीम के अंडर नहीं बल्कि उनको आगे गवर्नमेंट रेट के हिसाब से अपने एड्स एंड अप्लायंसेस परचेज करना पड़ता है। तो ये डिफरेंसेस आते हैं। जी सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, लेकिन जो मरीज है या जो व्यक्ति है उसको ये नहीं पता है कि उन्हें कहाँ अप्रोच करना है, क्या वो डिसेबिलिटी में आता है या नहीं आता है, इस चीज़ का कैसे पता लगाए जो मरीज है? मैम, जी मैम, ये हमारा थर्ड सर्विस है मैम, जिसको हम या तो लाइजनिंग सर्विस या कोऑर्डिनेशन सर्विस कहते हैं। जी, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे असेसमेंट रूम से उनका असेसमेंट होके वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट पे रेफर हुआ है, तो हम उनका कंप्लीट चेकअप करते हैं और हमें लगता है कि ये पेशेंट डिसेबल्ड है,
लेकिन आज तक का इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। हम्म। तो ऐसा सिचुएशन में हम इन पेशेंट को हम सोशल वर्क डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। सोशल वर्क डिपार्टमेंट का काम होता है मैम, जो एक इंस्टीट्यूशन को एक ग्रास रूट लेवल के साथ कनेक्ट करे, जो एक इंस्टीट्यूशन को बाकी नियर बाय इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट करे। अब इनका काम ये होता है कि जिस तरीके का डिसेबिलिटी है वो पेशेंट के साथ बैठ के पहले काउंसलिंग करते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका डिसेबिलिटी है और आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने से आपको ये सारे फायदे मिल सकते हैं। उसके हिसाब से पेशेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जरूरत पड़ेगी ये भी हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, और उनका जो एरिया ऑफ रेसिडेंसी या जिस लोकेलिटी से वो आते हैं वहां के आसपास के कौन सा ऐसा संस्थान है जो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकता है, ये उनको इन्फॉर्म करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उस रजिस्ट्रेशन को उस हॉस्पिटल तक का भी हम कनेक्ट करते हैं और उनका अपॉइंटमेंट डेट भी उन्हें बता देते हैं कि आपको इस तारीख को इस हॉस्पिटल में इतने बजे का अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, जिसके थ्रू आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आपको अपना प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम लाइजनिंग सर्विस कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लाइजनिंग सर्विसेज में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट का जिनका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका होता है वो यहाँ पर कुछ हफ्ते के लिए, फॉर एग्जाम्पल से 3 महीने के लिए या समटाइम्स 6 वीक्स के लिए हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इनका ट्रेनिंग मेजरली यही होता है कि डिसेबिलिटी में क्या क्या काम होता है, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या काम होता है, पेशेंट के साथ किस तरीके से आपको हेल्प करना है इंस्टीट्यूशनली एंड ऑन द ग्रास रूट लेवल, ये सारी ही चीजें इन लोगों को वॉकिंग कराते हैं प्रैक्टिकली। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के जितने भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं उनको डिसेबल्ड के साथ कनेक्ट करना, जहां पर वो अपना ट्रेनिंग ले सकें किसी भी तरीके का ट्रेड, चाहे वो ट्रेड उनका सॉफ्टवेयर ट्रेड हो या टेलरिंग ट्रेड हो या उनको डेस्कटॉप वर्किंग का ट्रेड हो या उनका रिटेल सर्विसेज सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेड हो, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। और ये जो कनेक्ट और जो ट्रेनिंग होता है ये एब्सोल्युटली फ्री होता है। इसके बाद ये भी हम आके निश्चित करते हैं कि ये बच्चे जो ट्रेन है, जो सर्टिफाइड है, इनका 85% एंड अबाव तरह के एम्प्लॉयबिलिटी होना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट इनको मिल सके। अब इसका भी पूरा ट्रैक हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन सेंटर या लाइजेशन सेंटर से हम मेंटेन करते हैं। जी सर, एक और बात है कि अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसको आपका संस्थान केटर करता है, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज उसमें आएंगी? मैम, आज के दिन में अगर हम देखें तो हम न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी और हम मेंटल इलनेस हम जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा हमारा स्पीच एंड हियरिंग थोड़े हद तक का, फिजिकल एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये मेजरली हम कैटर करते हैं। तो वैसा स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हम नहीं बता सकते हैं कि किस डिसेबिलिटी को हम कैटर करते हैं, क्योंकि क्रॉस डिसेबिलिटी है। तो जो भी डिसेबिलिटी हमारे पास आता है हम उनको फर्स्ट कॉन्टैक्ट असेसमेंट और जहां पर उनका फर्दर रेफरल मैनेजमेंट हो सकता है हम वहां तक आके उस पेशेंट को हम रेफर कर सकते हैं, वहां तक का उनकी दूरी हम तय कराने में मदद करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि देखा जाए तो मरीज को खुद नहीं पता होता है कि उनकी समस्या तो ये है, पर उसका समाधान उनको कैसे मिल पाएगा। तो आप उसमें एक जो ये ब्रिज का काम करते हैं सर, ये बहुत ही काबिले तारीफ है जी। सर, अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो क्या वेबसाइट है, क्या फ़ोन नंबर्स हैं, क्या ईमेल आईडीज़ हैं, वो प्लीज़ बताएं। मैम, हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने के लिए सिंपल है कि आप वेबसाइट से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं www.iphnewdelhi.in। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है मैम। वेबसाइट में आपको एड्रेस मिल जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और इंस्टीट्यूशन इतना फेमस है कि आप यहाँ पर दिल्ली से कोई भी अगर पूछे कि आईपीएच कहाँ पर है, वो आपको ले आके छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे रिसेप्शन से आप जो भी सुविधा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आप वहां पर मिलेगा। कुछ इन डिटेल या इन डेप्थ अगर आपको किसी भी तरीके का चीज के बारे में जानना है तो आप 17 नंबर कमरा जो मेडिकल सोशल वर्क या सोशल वर्क से रिलेट करता है वहां पर आपको बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। या अगर आपको किसी भी स्कीम के बारे में जानना है या किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में अगर आपको जानना है
या किसी भी तरीके का वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के बारे में जानना है, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको टोटल सहयोग दिया जाएगा। यदि कोई आपके संस्थान में आकर सर्विसेज लेना चाहता है तो ऐसी क्या विशेष बात है कि आईपीएच में ही आकर वो सर्विसेज लें? जी मैम, पहले हमारे पास ऐसा था कि जब पेशेंट हमारे पास आते थे तो उनका एक रजिस्ट्रेशन फी लगता था जो 20 रुपए होता था पर विजिट का, और अगर आप इसको मंथली बेसिस में लेना चाहें तो 200 रुपए फॉर अ मंथ इनका रिहैबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता था। अब हमारे सेक्रेटरी साहब के सौजन्य से जो भी फी जो 50 रुपीज से नीचे हो उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर अब रिहैबिलिटेशन सर्विसेज या रजिस्ट्रेशन सर्विसेज एब्सोल्युटली जीरो है, जिसका मतलब है कि पेशेंट आ सकता है और हमारे रिसेप्शन से अपना कार्ड बनवा के असेसमेंट रूम से अपना इनिशियल चेकअप करवा के यहाँ पर जितने भी फैसिलिटीज हैं उन सबको अवेल कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में अगर कोई बच्चा जो आके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर एनरोल करता है फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्सेज, चाहे वो फिजियोथेरेपी में हो, इन लोगों को कोई भी फीस नहीं लगेगी, ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। साथ में क्योंकि हमारा सेंटर या हमारा ये संस्थान सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है और हमारे यहाँ पर आसपास में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सरकारी हैं, तो अगर इनको किसी भी तरीके का रेफरल सिस्टम की जरूरत पड़ती है तो वो भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। जो डिसेबिलिटी के लिए आते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के लिए आए या जिनका यूडीआईडी कार्ड बनना हो, उसका भी फैसिलिटेशन सेंटर या फैसिलिटेशन सर्विसेज हम एब्सोल्युटली फ्री करते हैं, जिसमें कोई चार्जेस इनको नहीं लगता है। साथ में अगर कोई भी मेंटल रिहैबिलिटेशन रिलेटेड क्वेरी या क्वेश्चन या किरण हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी लेना चाहें या किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करके उनसे अपना कंडीशन को डिस्कस करना चाहें या उसका समाधान चाहना चाहें तो वो भी आके कर सकते हैं। तो चाहे वो पेशेंट वॉक इन अपने इलाज के लिए हो या रेफरल के लिए हो या फैसिलिटेशन के लिए हो या कोऑर्डिनेशन के लिए हो, जिस भी तरीके का सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री इनको मिलेगा और हम बेस्ट ऑफ सर्विसेज ऑफर करते हैं रिहैबिलिटेशन। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी और इतनी अच्छी जानकारी हमारे लिसनर्स को देने के लिए। धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Says Neeta Singh, Senior Occupational Therapist in charge Cross Disability Early Intervention (CDU NIBTD) unit. आइए मैं आपको दिखाती हूँ Cross Disability Early Intervention Center। रिसेप्शन एरिया है हमारा, जहाँ पे पेशेंट का पहले दिन आते ही रजिस्ट्रेशन दिया जाता है और उसके प्रॉब्लम के हिसाब से उसको अलग अलग कमरों में भेजा जाता है। ये हमारा क्लिनिक है जहाँ पे पेशेंट का स्वास्थ्य सेंटर होता है पेशेंट को कोई बैलेंसिंग केयर की जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है कि बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, बच्चे को क्या क्या खान पान देना है, वो सारी जानकारी रूम में दी जाती है। ये हमारा फिजियोथेरेपी यूनिट है और यूनिट। फिजियोथेरेपी यूनिट में अगर कोई बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में डिलेड है, उसको सेरेब्रल पाल्सी है, उस तरह के लिए उसको क्या क्या एक्टिविटीज और एक्सरसाइज की जरूरत है वो यहाँ पर करवाई जाए। What's growing very annoying? ऑडियोलॉजी यूनिट है, वहाँ पे बच्चे को स्पीच डिले होता है, उनको उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है या उसको सुनने में दिक्कत है, कैसे वो कम्युनिकेशन कर सके, वो सब उसको सिखाया जाता है। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन और विजुअल थेरेपी यूनिट है। यहाँ पे हमारे पास ऑटिज्म हाइपर एक्टिव बच्चे आते हैं जिनको मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दी जाती है, जहाँ पे ये विजुअल एक्टिविटी बच्चे को हेल्प करती है उसका अटेंशन और कंसंट्रेशन स्पैन इम्प्रूव करने में। ये बबल ट्यूब कॉलम है जो बच्चे का कंसंट्रेशन अटेंशन स्पैन इम्प्रूव करने के बारे में बताइए। सितंबर 2021 से बच्चे बहुत ही फायदा है और बैठ नहीं पाता था बच्चा और गर्दन नहीं संभालता था। आया तो यहाँ से कुछ देर मेहनत करने के बाद 2-3 महीने के बाद बच्चे मूवमेंट कुछ नज़र आया मुझे, तो माशाअल्लाह अगर बच्चा
थोड़ा खराबी होने लगा है और बैठता भी बढ़िया से अभी कुछ प्रॉब्लम है अभी। तो डॉक्टर साहब से बोले हैं कि थोड़ा मेहनत करो आप तो तुम्हारे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। मैं भी मेहनत करता हूँ और डॉक्टर साहब का भी बहुत मेहनत है और बहुत ही अच्छा 2-4 कदम थोड़ा बहुत चलने भी लगा बच्चा और कुछ बोलने का भी प्रॉब्लम था तो स्पीच वाले सर मैम थी उसको भी दिखाया है तो बच्चा कुछ बोलने भी लगा, आवाज़ भी साफ निकलता है। खाने में भी थोड़ा दिक्कत था, खाना भी थोड़ा खाना थोड़ा लेट से खाता था, अंदर नहीं जा रहा था खाना। तो खाना भी अभी थोड़ा फास्ट में भी खा रहा है, चबा भी रहा है सही से। और कुछ दिमाग का भी है कमी है, उधर भी 2-4-10 दिन से दिखा रहा तो उधर से भी कुछ फ़ायदा हमको हो रहा है बच्चे का। इसका नाम सुल्तान मलिक है। मैं AIC में इसे 2 महीने से दिखा रही हूँ, यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैं। बहुत फ़र्क लगा मुझे। पहले इसका हेड कंट्रोल नहीं था, बिल्कुल अपनी गर्दन नहीं हिलाता था, ऐसे लटकी रहती थी। जब से यहाँ से इसका इलाज चल रहा है, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रही हूँ मैं इसकी, तो अपनी नेक संभाल लेता है ये। पहले बिल्कुल एक्टिव नहीं था, लेटा रहता था, हाथ पैर नहीं चलाता था, बहुत कम चलाता था, लेकिन अब फ़र्क है इसको, बहुत फ़र्क है। डॉक्टर्स अच्छे हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से देखते हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं करते बच्चे ये रोने से या उल्टी करने से, कुछ भी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के और मैं यहीं पर ही इसका ट्रीटमेंट कराऊंगी। AIC और ज़्यादा ओबीस था, इसके पैर और ज़्यादा मोटे थे, हाथ, इसका चेहरा, सब चीज़। 2 महीने में ये थोड़ा पतला भी हो गया, बट ये अब भी अपनी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा ओवर वेट है। एक्सरसाइज करा रही हूँ मैं इसकी, घर पर भी कराती हूँ जो मुझे यहाँ डॉक्टर्स बताते हैं, तो काफ़ी फ़र्क है इसको 2 महीने के अंदर। तो आगे चल के बहुत जल्दी मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा, खुद अपने पैरों से चल के जाएगा ये वापस AIC से। थैंक यू। नमस्ते। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैडम मैं वैसे अक्टूबर से आ रही हूँ, इस कमरे में मैं जनवरी से आई हूँ। अच्छा, आपको यहाँ के बारे में किसने बताया था? हमें लक्ष्मी नगर में एक डॉक्टर है गजेंद्र, उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया था हमें। अच्छा, तो आपको यहाँ आके बच्चे में फ़र्क दिख रहा है? बहुत फ़र्क नहीं। तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि पहले बच्चे में, जैसे आप स्पीच डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो स्पीच में पहले बच्चे में क्या क्या कमियां थी और अभी बच्चा क्या क्या चीज़ें कर रहा है, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। हाँ, पहले आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? पहले बहुत कम बोलता था मैडम ये, अब यहाँ आके जो आपने इसको सिखाया है, जब से काफ़ी बोलने लगा है और चीज़ों की पहचान होगी, अक्षरों की पहचान होगी मैडम। हाँ जी, पहले खाना अब तक मैं रोटी खाऊंगा, कुछ भी खाना पीना होता है मैडम, तो अब ये वाक्य में बात कर रहे हैं आप, कोशिश करना सुनना है। ठीक है। और पढ़ाई में क्या क्या चीज़ें करने लग गया है? ये A to Z इंग्लिश, हिंदी में, हाँ जी, का खागा, छोटा बड़ा, ये कर। ठीक है, अभी हम बच्चे से थोड़ी चीज़ें पूछेंगे, हाइट है बच्चा हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। बोल के सीधे हो। अभी हम आपको पिक्चर दिखाएंगे, आप हमें बताना ये क्या चीज़ है। ये क्या है? वेरी गुड बॉय। ये क्या है? क्या? गुड बॉय। अच्छा, ये क्या होता है? और नहीं। वेरी नाइस। ओके, ये क्या है? बनाना। गुड बॉय। अच्छा, आप मुझे इस बुक में बता सकते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है? किताब को क्या कर रहा है? किताब पढ़ता है। किताब पढ़ता है। यस। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पेन से लिखते हैं। वेरी गुड। अब जैसे ही घर पे आप इसको प्रैक्टिस कराते हैं तो ये वाक्य बना के प्रैक्टिस करता है और बोलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसे यहाँ आने लगा मैडम। हाँ, मेरा नाम जेटू सिंह चौहान है। मैं अभी MBBS स्टूडेंट हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। मेरा एम्पुटेशन 2010 में हुआ था। उसके बाद से मैं जो जयपुर फुट स्ट्रेट लेकर आता है वो यूज़ करता था। उसके बाद दिल्ली आने के बाद मेरे मुलाकात डॉक्टर अमित कुमार से हुई PDO में। वहाँ उन्होंने मुझे नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया, जो नए नए टाइप्स के फूड्स आते हैं उनके बेनिफिट्स वगैरह बताए, और उन्होंने मुझे नया फूड लेने में हेल्प की, जो मुझे इकोनॉमिकली और फिज़िकली दोनों इफ़ेक्टिव है, और मेरी वॉकिंग में भी उसके बाद से काफ़ी सुधार आया है, और अभी मैं करंटली वही यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने पेशेंट जैतू सिंह, जो कि एक बाउनी एम्पूटी पेशेंट है,
एडवांस प्रोस्थेसिस के साथ, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय में फिट हुआ है, बहुत अच्छे से चल पा रहा है। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं 12 वर्ष का हूँ। मैं चल फिरने में असमर्थ था। स्कूल जाना भी मेरे लिए संभव था। मैं नेशनल के संग भी नहीं जा सकता था। जब मैंने इस संस्थान का नाम सुना, यहाँ मेहनत नहीं पाओ के लिए इसके इस्तेमाल से मैं चल पा रहा हूँ और अपने अंदर एक विश्वास महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं इस नकली आओ के भविष्य में अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। मैं इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान का और श्रीमती ज्योति मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जरूरत पड़ने पर चिड़िया भी बना लेती है घोंसला। तू भी पा जाएगा अपना मुकाम, मन में रख हौसला।